नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में हिस्ट्री के बारे में चिंतन मनन किया होगा और मुझे आशा है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और आज हम एक नई उम्मीदों के साथ, एक नए भरोसे के साथ, नए विश्वास के साथ, नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस होते हैं, स्टेट और सेंट्रल के जो रिलेशंस होते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर 20 अच्छे चुने हुए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो हमारी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत के द्वारा, इस गुरुकुल टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो टीम वर्क है वो आपके दिलों और दिमाग तक थोड़ा बहुत असर डालने में सफल जरूर होगी। बस आपको ज़रूरत है जुड़ने का, चिंतन करने का, मनन करने का। और आइए देखिए, आज इसमें एक से एक क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए जुड़िए, चर्चा करिए, जरूर फायदा होगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। बस आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप लोग जो है इस पर विचार करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोगों की तरफ से पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा चुका है और आप लोग आइए, इसको देखिए, समझिए। बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट पर है, किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है कि जब आप क्लास में पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन कौन सी इसमें संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है। तो पहले थोड़ा सा जो आज का विषय है उसके बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग हिट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा केंद्र और राज्य के संबंध में थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, तो इससे आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा आपको बता देते हैं। ये जो केंद्र और राज्य के संघ है, जैसे आपने सुना होगा कि भारत आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब ये जो राज्यों का संघ है, तो संघ जो होता है जिसको हम लोग यूनियन कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द दिया गया। और जहाँ पर संघ है या यूनियन है वहाँ पर एक पक्ष नहीं है बल्कि दो पक्ष होते हैं। संघ में दो पक्ष होते हैं। पहला जो होता है सेंटर, केंद्र होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, राज्य, जिसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस हैं, केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस है वो किस भाग में दिए गए हैं, तो आप बताइएगा। भाग 11 में भी है और भाग 12 में भी है। 11 और 12 दोनों में दिया गया है। और इसमें 3 प्रकार के रिलेशंस होते हैं। पहला जो है वो विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, विधायी संबंध है। और दूसरा जो दिया गया है, दूसरा आप बताएंगे प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। और तीसरा जो आपका है वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। और जो ये विधायी संबंध है ये आर्टिकल 245 से लेकर आप कह सकते हैं ये 254 तक दिया गया है, ये वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध जो है 255 तक है। और इधर प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक है। और जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो 264 से लेकर के 293 तक है। तो देखिए, ये भाग 12 में हो गया फाइनेंशियल रिलेशन, और ये दोनों जो है भाग 11 में है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशंस हैं वो 3 प्रकार के हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, विधायी संबंध 245 से 255 में जाएगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, प्रशासनिक संबंध है, वो 256 से लेकर 263 में है, पार्ट 11 में ही है। और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन है, आप कह सकते हैं विधायी संबंध, ये आपका जाएगा 264 से लेकर 293 में है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो आपस के संबंध वो
तीन प्रकार के हैं, विधायी एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा प्रशासनिक। विधायी जो है वो लेजिस्लेटिव है, दूसरा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, तीसरा आप बताएंगे वित्तीय संबंध है, फाइनेंशियल रिलेशन। अर्थात न्यायिक संबंध को छोड़ दीजिए, न्याय अपना एक न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका केंद्र और राज्य से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो ये तीन संबंध केंद्र और राज्य के मध्य में दिए गए हैं। अब इसी से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है। तो केंद्र राज्य के संबंध भाग 11 में है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और जो वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशंस वह बताएंगे भाग 12 में। तो 11 और 12 ये केंद्र राज्य के संबंध के बारे में दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत राज्यों का संघ है, जहां पर यूनियन होता है, संघ होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, दो से ज्यादा हो सकते, दो से कम नहीं होंगे। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य अगर दो पक्ष हैं तो इसका मतलब है कि एक हो गया केंद्र, दूसरा हो गया राज्य। अब इसी से यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चंस है, उसी को हम लोग को यहाँ पर जस्टिफाई करना है। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कह रहा कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर या वित्तर संस्था, इसमें यह कह रहा है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए इसमें जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें गैर संवैधानिक, संविधानेतर का मतलब जो संविधान से अलग हो, गैर संवैधानिक कह सकते हैं, इसमें से कुछ संस्थाएं दी गई हैं। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन संविधान से अलग है, संविधान से इतर है या गैर संवैधानिक है। तो इसमें गैर संवैधानिक संस्था को पता करना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये 1952 में इसका गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री इसके जो होते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इससे जुड़े होते हैं, संघराज्य क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो भी इसमें जुड़े होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है। और इसमें यही पूछ रहा है कि कौन गैर संवैधानिक संस्था है। राज्यपाल सम्मेलन, तो राज्यपाल सम्मेलन जो होता है राज्यों के बारे में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए, ये भी राज्यपालों का सम्मेलन भी गैर संवैधानिक है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ये भी संवैधानिक है, गैर संवैधानिक। आंचलिक परिषद मतलब जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, जो रीजनल काउंसिल हैं, तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया है 1956 में किया गया है और धारा जो दिया गया है वो 15 में है। इसका अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है। प्रेजेंट टाइम में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। तो 5 क्षेत्रीय परिषद की चर्चा की गई है। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद है, जो रीजनल काउंसिल है, ये भी गैर संवैधानिक है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राज्य परिषद ये आर्टिकल 263 में है और ये पार्ट जो भाग है ये 11 में है, ये भाग 11 में है। इसका मतलब है कि जो अंतर्राज्य परिषद है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। अंतर्राज्य परिषद ये संवैधानिक है और ये तीनों जो हैं गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, क्षेत्रीय परिषद जिसको आंचलिक परिषद कह रहे हैं, ये तीनों गैर संवैधानिक है। अंतर्राज्य परिषद ये संवैधानिक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें पता लगाइए कौन गैर संवैधानिक संस्था है। तो पहला भी गैर संवैधानिक है, दूसरा राज्यपाल सम्मेलन भी गैर संवैधानिक है, तीसरा आंचलिक परिषद भी गैर संवैधानिक है, जबकि अंतर्राज्य परिषद संवैधानिक है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा अंतर्राज्य परिषद गलत है, क्योंकि संवैधानिक अगर पूछता तब ये सही होता, और जबकि संविधानेतर पूछ रहा है। संविधानेतर का मतलब होता है जो संविधान से अलग हो,
जो संविधान से अलग होता है उसको संविधानेतर कहते हैं या गैर संवैधानिक कहते हैं। और यहाँ पर संवैधानिक नहीं पूछ रहा है, गैर संवैधानिक। पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। इसमें ये कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। अब हमें यह पता करना होगा कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो की गई है वो आप बताएंगे 1956 में की गई है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, वो आप बताएंगे गृह मंत्री होता है। इसके सदस्य 6 कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और इसमें मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़ा होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। और अगर गृह मंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई अन्य कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्ष हो सकता है। और प्रेजेंट टाइम में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अब पांचों में से जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और पांचवी है मध्य क्षेत्रीय परिषद। और इसका काम होता है जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं वो राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बना रहे, राज्यों के विवाद कम हो, आपस में सहयोग और सौहार्द का वातावरण कायम हो, मेल जोल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से बढ़ाने के लिए 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। और इसका गठन जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। भारत का गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री इसमें और भी शामिल होते हैं। और जब गृह मंत्री नहीं होता है तो उसी 6 कैबिनेट मंत्री में से किसी एक कैबिनेट मंत्री को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो ये पहला जो है गलत है। या एक संवैधानिक संस्था नहीं है या एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और जबकि यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई है, 1956 में हुई है। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। पहला गलत है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। मैंने बताया कि 1956 में आया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना यहाँ पर की गई थी। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद जो ईस्ट रीजनल काउंसिल है, वेस्ट रीजनल काउंसिल है, नॉर्थ रीजनल काउंसिल है और जो सेंट्रल रीजनल काउंसिल है, ये सब जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है। तो बी ऑप्शन सही है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी, ये सच्चाई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। तो ये जो चंडीगढ़ है ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। या एक परामर्शदात्री संस्था है, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, ये बिल्कुल परामर्शदात्री संस्था है। राज्यों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन तय करने के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। पहला गलत है क्योंकि संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक है। इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद है जो कि 56 में लाए गए, ये सही है। चंडीगढ़ उत्तर क्षेत्रीय परिषद का अंग है, ये भी सही है। और ये परामर्शदात्री संस्था स्वतंत्र निकाय नहीं है, अर्थात इसका काम है परामर्श देना। परामर्श मानने के लिए राज्य या केंद्र बाध्य नहीं है। तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं है, पहला गलत है। इसमें
पहला ऑप्शन गलत है, यही लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आंसर सही है, यही संवैधानिक लक्षण नहीं है, तो इसका पहला सही है। बाकी और सब सही है, तो आप कह सकते हैं ये सही नहीं है। ए आंसर आपका सही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये क्वेश्चन आता है। जैसे निम्न में से कौन सा एक राज्य, निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं। तो आपको क्लियर कर दें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जैसे इसमें राज्य हम आपको बताते हैं, राजस्थान, राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, तमाम है। अर्थात पंजाब तो आ गया, हरियाणा भी आ गया, राजस्थान आ गया। जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश आप बताएंगे मध्य क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश हम आपको ये भी क्लियर कर देते हैं, मध्य क्षेत्र में कौन है। मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य हैं, और मध्य क्षेत्रीय परिषद में वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, सीधा बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में है, इसका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, बल्कि ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो ये यही आंसर आपका सही है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा ऑप्शन के रूप में। तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के हैं, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के हैं। और इसमें ये पूछ रहा है कौन उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं है भैया, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसका ऑप्शन ए सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो उत्तर प्रदेश मैंने बताया कि ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में जैसे 4 राज्य हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 4 राज्य है। उत्तराखंड, ये 4 राज्य है। तो इसमें पूछ रहा उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का गलत है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का गलत है, मध्य क्षेत्रीय परिषद ये सही है, ये सही है, थर्ड ऑप्शन होगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जैसे बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे इसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। मध्य क्षेत्रीय परिषद में ये 4 हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हमने आपको बता ही दिया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में जैसे गुजरात है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र जो होगा ये आप बताएंगे, गोवा हो गया, ये सब पश्चिमी में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में है। दादरा नगर हवेली इसमें आ जाएगा। जबकि इसमें ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद में है, तो आप बताइएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद में है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अंतरराज्य परिषद
का गठन होता है। मैंने आपको बताया अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद, और अंतरराज्य परिषद एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये भाग 11 में है और आर्टिकल 263 में है और पहली बार इसका गठन मई 1990 में किया गया था और इसका अध्यक्ष आप बताएंगे प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रशासक होते हैं, ये सब इसके सदस्य होते हैं। तो अंतरराज्य परिषद का जो गठन होता है आर्टिकल 263 में होता है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसको इसलिए लाया गया ताकि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बरकरार रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। राज्यों के जो आपस के विवाद होते हैं उनमें एक स्थायी परिवर्तन किया जा सके, विवादों को दूर किया जा सके। तो राज्यों के विवादों को दूर करने के लिए, राज्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्यों के मध्य तालमेल बिठाने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं दावे के साथ अंतरराज्य परिषद का गठन मई 1990 में किया गया था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। तो इसमें यही पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन होता है? 263 में गठन करने वाला राष्ट्रपति होता है। भाग 11 होता है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल होते हैं, चीफ कमिश्नर भी इसके सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं और इसकी हर वर्ष बैठक होती है। तो इसका थर्ड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतरराज्य परिषद का जो गठन होता है, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 263 में होता है और इसका हमारे संविधान में ही प्रावधान है। संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है, प्रावधान है और इसका गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष जो होता है वो आप बताएंगे प्रधानमंत्री होता है और जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, इसका सेकंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े थे? निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग में नहीं जुड़े थे? अब इसमें सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था ये आप बताएंगे अप्रैल 1983 में किया गया था। 1983 में किया गया था। इसमें 3 लोग थे, जैसे इसमें आप कह सकते हैं R.S. रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, R.S. सरकारिया अध्यक्ष थे। और इसके बाद इसमें आप कह सकते हैं जैसे इसमें बी शिवारामन और तीसरे जो थे वो आप बताएंगे डॉक्टर एस आर सेन, ये सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी है 1988 में, 5 वर्षों के बाद इसने रिपोर्ट दी थी। और सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे समन्वय लाया जाए, इसी को लेकर के
रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की थी, 5 वर्ष इसको लग गए थे और इसमें राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू करने की सिफारिश की थी। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह लेने की भी सिफारिश की थी और ऑल इंडिया सर्विस में परिवर्तन करने की बात भी की गई थी और इसका ये मानना था कि जो राष्ट्रपति शासन है वो अंतिम विकल्प के रूप में यहाँ पर लागू होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया था कि संविधान का जो संशोधन हो उसमें इस तरीके से संशोधन किया जाए जिससे संघ कमजोर ना होने पाए। इसने संघ को मजबूत बनाए जाने की वकालत की थी। बहुत सारी बातें थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए, समन्वय कायम करने के लिए, विवादों को दूर करने के लिए तब से लेकर आज तक सबसे बड़ी जो समिति बनाई गई है या सबसे बड़ा जो कमीशन बनाया गया है, आयोग बनाया गया, वो सरकारी आयोग है। और सरकारी आयोग में 3 लोग थे, जैसे रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष, बी शिवरामन जो थे इसके सदस्य थे, एस आर सेन जो थे इसके अन्य सदस्य थे। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारी आयोग से जुड़ा नहीं था। तो ये भी जुड़े थे सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया ये अध्यक्ष थे, ये तो सही है। बी शिवरामन भी सही है। ओ बी अलगेसन ये गलत है, ये इसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर एस आर सेन भी इसके सदस्य थे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो इस आयोग में कौन सदस्य नहीं था? ओ बी अलगेसन ये इसके सदस्य नहीं थे। तो थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, पहला दूसरा चौथा गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बढ़िया मजेदार है, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसमें ये पूछ रहा है कि कौन केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग के तो संबंधित है, 1983 में आया था, 1983 में आया था। जो राजमन्नार समिति है ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार समिति जो आया था 1969 में आया था, 1969 में, ये 1983 में आया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में लाया गया था और जो पुंछी आयोग है ये 2007 में लाया गया था। तो देखिए इसमें एक तरफ समिति दिया गया है, दूसरी तरफ हमने समय बताने की कोशिश की है। तो सरकारी आयोग 1983 में, राजमन्नार आयोग 1969 में, इंद्रजीत गुप्ता जो कमेटी 1998 में, पुंछी आयोग 2007 में। लेकिन हमें ये यहाँ पर देखना है कि कौन केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है। राजमन्नार आयोग ये राजमन्नार की अध्यक्षता में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केंद्र राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए उसके द्वारा गठित किया गया था। पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्य के संबंध से जुड़ा हुआ है। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये चुनाव की सिफारिश से संबंधित है। चुनाव में जो राज्यों के वित्तीय मामले होते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा चुनाव में खर्च किए जाते हैं, उससे संबंधित एक कमेटी ये चुनाव को लेकर के है। जैसे सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग। सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग ये केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये चुनाव के सिफारिशों से संबंधित है। इसका गठन 1998 में किया गया है, तो ये इलेक्शन से संबंधित है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य के संबंध में संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता जो है ये केंद्र राज्य के संबंध से बिल्कुल संबंधित नहीं है, ये चुनाव के खर्चे से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देख करके भागने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर हैं, आपको बता दे रहे हैं, चीजें आसान कर दे रहे हैं। आपको घर में बैठ करके आनंद ले करके सिर्फ समझने की जरूरत है। बस कोशिश समझने की करिए, हम यहाँ पर समझा देंगे। बस यही शर्त है कि आप समझने के लिए तैयार तो हों। भारत और अमेरिका, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं समान है? तो देखिए इसमें ये कह रहा है, इस ऑप्शन में ये कह रहा है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं समान है। तो हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है? तो एक तो आप कह सकते हैं जो संघीय शासन है, संघीय शासन भी अमेरिका से मिलता जुलता है और संघ की न्यायपालिका भी
अमेरिका से मिलता जुलता है न्यायपालिका, और इसमें पॉकेट वीटो भी, राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है ये भी मिलता जुलता है, पॉकेट वीटो। और इसके अलावा जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन भी मिलता जुलता है, पुनरावलोकन। तो यही सब हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन है, पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, संघ की न्यायपालिका, संघीय शासन, ये अमेरिका में भी है और भारत में भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका में भी है और भारत में है, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, उनके यहाँ भी राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। हमारे यहाँ भी संघ व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, और अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या अमेरिका में भी है और भारत में भी है, मतलब इसमें 4-5 बातें दी गई हैं और हमें छांटना है कि जो अमेरिका में है वही भारत में है। तो बताइए, देखिए इसमें पूछ रहा है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। देखिए हमारे यहाँ जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिकल फीचर्स विच आर कॉमन इंडिया एंड यूएसए, तो हमारे यहाँ जो रिजिड्यूरी पावर है, तो रिजिड्यूरी पावर भारत में केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका के पास ये राज्य को दिया गया है। तो ये जो केंद्र राज्य संबंध है, जो इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, तो संघ राज्य क्षेत्र के मामले भारत में केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका के पास राज्य के पास है, केंद्र के पास नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये हमारे यहाँ केंद्र के पास है अवशिष्ट शक्तियाँ, और जो अमेरिका है वहाँ पर राज्य संभालता है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, तो अमेरिका में राज्यों के पास है और हमारे यहाँ किसके पास है, केंद्र के पास है। ये भी टैली नहीं कर रहा है भाई। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य देखता है, जबकि हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का काम केंद्र देखता है। ये दोनों नहीं मिल रहा है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, हाँ ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति भारत के भी राष्ट्रपति के पास है और अमेरिका के भी राष्ट्रपति के पास है। तो हमारे यहाँ का भी राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जो कि ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसी तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तीसरा ऑप्शन सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं मनोनीत सदस्य, लेकिन उनके यहाँ जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। और हमारे यहाँ जो मनोनयन की प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ली गई है। तो आयरलैंड और इंडिया में मनोनयन मनोनीत होते हैं। अमेरिका में उस सदन में मनोनीत नहीं होते, जबकि निर्वाचित होते हैं। ये भी नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ तो मनोनीत होंगे, लेकिन अमेरिका में मनोनीत नहीं होंगे। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, भाई हमारे यहाँ है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अमेरिका के पास नहीं है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, ये उनके पास है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र के पास, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है और अमेरिका का राष्ट्रपति भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, ये सच्चाई है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, हमारे यहाँ राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, जबकि अमेरिका के अपर हाउस सीनेट में निर्वाचित सदस्य होते हैं। और वैसे भी जो मनोनयन की प्रक्रिया है हमारे राज्यसभा में वो आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड और भारत में समानता है, बाकी अमेरिका और भारत में समानता नहीं है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन समान है, तो समानता कौन कौन से, केवल तीसरा सही है। इसमें केवल तीसरा है। हमारे यहाँ का भी राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, उनके यहाँ का भी। पहला सही है, सिर्फ तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन छोटा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब है कि आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का विस्तार इस प्रकार से किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना देता है या ऐसा कोई आदेश जारी कर देता है जिससे संघ की कार्यपालिका को नुकसान है तो फिर संघ की कार्यपालिका का माना जाएगा, राज्य की कार्यपालिका का नहीं माना जाएगा। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल आदेश दे रहा है कि राज्य की कार्यपालिका इस तरीके से अपने शासन को आगे बढ़ाए, इस तरीके से कानून को लागू करे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी प्रकार का नुकसान उठाना ना पड़े। तो आर्टिकल 257 ये कहता है कि राज्य सरकार कार्यपालिका का इस तरीके से प्रयोग करे जिससे संघ की कार्यपालिका पर किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। जैसे मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य में रेलवे के लिए ज़मीन चाहिए या सेना के लिए ज़मीन चाहिए या टेलीफोन के लिए ज़मीन चाहिए तो राज्य से ही तो लेगा। तो क्या राज्य सरकार इसको देने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी? उसे तैयार होना चाहिए, अर्थात वो राज्य की कार्यपालिका का प्रयोग इस तरीके से न करे जिससे संघ की कार्यपालिका को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि हमारे संविधान का जो पलड़ा है वो किधर झुका हुआ है? संघ की तरफ झुका हुआ। जब भारत रहेगा तभी राज्य रहेगा, अगर भारत नहीं रहेगा तो राज्य का कोई इससे लेना देना नहीं है। तो 257 आर्टिकल सही है, ये सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा है। भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो हमारे यहाँ मैंने बताया केंद्र और राज्य जो संबंध है वो भाग 11 में भी है और भाग 12 में भी है। भाग 12 में भी है, 11 और 12, और इसमें 3 प्रकार के संबंध हैं। जैसे पहला जो है विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। और विधायी संबंध जो है वो आप बताएंगे आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 है। तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन है, वित्तीय संबंध, और वित्तीय संबंध जो है वो आप बताएंगे 264 से लेकर के 293। फाइनेंशियल रिलेशन 264 से 293, ये भाग 12 में आ जाएगा, ये भाग 12 में आ जाएगा। और अध्याय जो चैप्टर है वो तीसरे में आ जाएगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, ये संविधान में भी दिया गया है और ये परंपराओं से भी चला आ रहा पहले से ही और न्यायिक व्याख्याओं से भी है। तो देखिए मैंने बताया कि संघ में 2 तत्व हैं, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है, ये संविधान में ऐसा कहा गया है, संविधान में ऐसा प्रावधान है तो संबंध बन रहा है। परंपरा भी हमारी रही है कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा संबंध बराबर मतलब चलते ही रहे हैं, ये हमारे विरासत में मिला हुआ है। ब्रिटिश सरकार के भी समय था ये, और बातचीत से भी केंद्र और राज्य के मसले को हल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्याख्या करके भी केंद्र और राज्य के संबंध को तय करती है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो आप कह सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर भी टिका हुआ है, संविधान में दिया ही गया है। भाग 11-12 में परंपरा और व्यवहार, जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में केंद्र राज्य के संबंध चले आ रहे थे, पहले से ही है। और केंद्र राज्य के जो संबंध है उसको लेकर के अगर कोई समस्या होती है तो न्यायपालिका न्यायिक व्याख्या करके भी संबंधों को प्रगाढ़ कर सकती है। और केंद्र और राज्य के संबंध बातचीत से भी, समझौते से भी होते हैं। तो पहला भी सही है, संवैधानिक प्रावधानों पर भी, परंपराओं तथा व्यवहार
व्यवहारों पर भी सही है, न्यायालय की व्याख्याओं पर भी सही है, और बातचीत से भी मामले को हल किया जा सकता है। बातचीत अगर स्वस्थ है तो समझौता हो ही जाएगा। बातचीत से बड़े बड़े मसले को भी आप हल कर सकते हैं। तो ये चारों सही है, आप सभी चारों सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। जैसे इसमें यह कह रहा है कि केंद्र राज्य जो संबंध है वो राज्यों की स्थिति नगर की कार्यपालिका की तरह होती है। तो इसमें इसका सीधा सा मतलब है, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि केंद्र और राज्य के संबंध में राज्य का जो हैसियत है वो नगर पालिका की तरह क्यों होता है। तो आपको सीधा बता दें कि कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं और उनके द्वारा वसूले जाते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं राज्य सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं तो राज्य के द्वारा वसूले जाते हैं। लेकिन टैक्स जो होता है सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो भारत सरकार के पास आता है, और भारत सरकार अनुदान के रूप में टैक्सों का बंटवारा राज्यों के मध्य करता है। आप अक्सर देखते होंगे खास करके जिस राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो वो सरकार के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि भैया हमारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो केंद्र के अनुदानों पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार अगर पैसा देगा तभी हम विकास कर पाएंगे, और केंद्र सरकार अगर पैसा नहीं देगा तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर जो पैसा राज्यों को आता है वो केंद्र वसूल करके राज्यों को देता है, और जब तक केंद्र सही से राज्यों को पैसा नहीं देगा तब तक राज्य की अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत होने वाली नहीं है। तो जो करों का विभाजन है, जो केंद्र और राज्य के करों का विभाजन है, वो करों का विभाजन में केंद्र की प्रधानता होती है। केंद्र की इसमें प्रधानता होती है जैसे आर्टिकल 268 में और आर्टिकल 269 में ये केंद्र और राज्यों के करों के वितरण के बारे में दिया गया है। करों के वितरण के बारे में दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पैसा अधिकतर आता है वो अनुदान के रूप में आता है, अनुदान के रूप में। और अनुदान के रूप में कौन देता है? केंद्र देता है। और केंद्र किसको देता है? राज्य को देता है। अर्थात राज्य की उम्मीदें किससे जुड़ी हुई है? केंद्र से। अगर केंद्र पैसा नहीं देगा तो राज्य का सही से विकास होने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे नगर पालिका केंद्र और राज्य पर टिकी होती है, उसी तरीके से राज्य जो है वो केंद्र पर टिका होता है। इसीलिए संविधान विशेषज्ञों ने कह दिया कि जो राज्य है वो नगर पालिका की तरह है। अर्थात आज भी प्रेजेंट टाइम में भी जो राज्य के पास पैसा आता है वो अनुदान के रूप में ज़्यादा आता है। आर्टिकल 268, 279 के तहत राज्यों और केंद्र के बीच में करों के वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वित्त आयोग की मध्यस्थता में आज भी संघ ज़्यादा पैसा राज्य को देता है, और अगर संघ से पैसा अनुदान के रूप में राज्य को न मिले तो फिर राज्य का विकास होने वाला नहीं है। अर्थात राज्य आज भी किस पर टिका हुआ है? केंद्र पर। इसीलिए संविधान विशेषज्ञों ने कह दिया इसकी जो हैसियत है वो नगर पालिका की तरह है। तो कुल मिलाकर के केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। इसलिए होती है क्योंकि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण तो सही है। वितरण में अगर बराबर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फाइनेंशियल रूप से, जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता आज भी पैसे के हिसाब से देखा जाए, फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो केंद्र राज्य पर टिका हुआ नहीं बल्कि राज्य केंद्र पर टिका हुआ है। तो राज्य की केंद्र पर निर्भरता, इसका डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण से सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण से सीधे उधार ले सकते? अर्थात इसमें यह कह रहा है कि क्या संविधान कहता है कि राज्य दूसरे देश से पैसा उधार ले सकते हैं? जैसे आर्टिकल
297, 93 और 294। ये कहते हैं कि 293 और 94 केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य पैसा उधार ले सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं। लेकिन जो केंद्र है, केंद्र पैसा जो उधार लेगा वो अपनी साख के आधार पर, क्रेडिट के आधार पर, अपने साख के आधार पर, केंद्र साख के आधार पर राज्य की सीमाओं के अंदर भी, राज्य की सीमाओं के भीतर तथा दूसरे देश से भी उधार ले सकता है, दूसरे देश से भी उधार ले सकता है। कहने का मतलब है कि जो केंद्र है वो अपने क्रेडिट के आधार पर, वित्तीय साख के आधार पर वो चाहे तो राज्यों से भी उधार ले सकता है और चाहे तो दूसरे देश से भी उधार ले सकता है। लेकिन जो राज्य है वो राज्य अपने सीमा के भीतर ही साख के आधार पर उधार लेगा, उसे दूसरे देश से उधार लेने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 293, आर्टिकल 294 ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के उधार लेने के बारे में प्रावधान से जुड़े हुए हैं। बस अंतर इतना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने क्रेडिट के आधार पर, जो उसकी फाइनेंशियल क्रेडिट है उसके आधार पर राज्य की सीमाओं के भीतर या राज्य की सीमाओं के बाहर अर्थात दूसरे कंट्री से उसे उधार लेने का पूरा पावर है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीमा के अंदर ही, सीमा के भीतर ही राज्य से पैसा उधार लेगा, दूसरे देश से उसे पैसा उधार लेने का अधिकार नहीं है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण से सीधे लेने की शक्ति है? क्या ये दूसरे देश से यहाँ पर उधार ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। दूसरे देश से उधार लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो भी अपने फाइनेंशियल क्रेडिट के आधार पर है। तो इसका जो हो जाएगा नो, राज्य नहीं ले पाएंगे। राज्य अपने राज्य से ही ले सकते हैं, राज्य की सीमा के अंदर ही ले सकते हैं, बाहर से नहीं। तो इसका जो हो जाएगा सेकंड, ये राज्य से उधार नहीं ले सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य हाँ नहीं ले सकते हैं? सेकंड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को, इसमें यह कह रहा है कि जो संघ और राज्य के बीच टैक्स के जो बंटवारे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का विभाजन होता है वो वित्तीय आयोग के मध्यस्थता की वजह से होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को कब इसे समाप्त किया जा सकता है। तो जो ये टैक्स देने का लेने का जो पूरा प्रावधान है वो वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, गलत है। राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ये सही है। अर्थात देश में अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रीय आपात अगर देश में लागू है, तो राष्ट्रीय आपात अगर देश में लागू है तो आर्टिकल 354 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र और राज्य के जो वित्तीय मामले हैं वो राज्य से हट करके उस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात के समय सब कुछ राज्य पर नियंत्रण केंद्र का हो जाएगा। अर्थात उस समय राज्य का जो पैसा मिलेगा राज्य को, ये केंद्र पर पूरी निर्भरता हो जाती है। राष्ट्रीय आपात के समय एकीकृत शासन हो जाता है, अर्थात सीधा केंद्र का नियंत्रण राज्य पर हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपात के समय 354 एक कहता है कि जो राज्य को टैक्स दिए जा रहे हैं तो टैक्स अब केंद्र तय करेगा कि देना है कि नहीं देना है, और ये निर्भरता तब तक रहेगी जब तक देश में राष्ट्रीय आपात रहेगा। और राष्ट्रीय आपात अगर खत्म हो जाता है तो 6 महीने के भीतर उसे समाप्त माना जाएगा और फिर उसके बाद परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को आर्टिकल 354 ए के तहत राष्ट्रीय आपात के समय इसे समाप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 354 ए के तहत ये जो बंटवारा है इसको सस्पेंड किया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है। किसी प्रतिशत में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसका सेकंड सही है।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो केंद्र राज्य को अधिकार प्राप्त है भाग 11 और भाग 12 में, और 3 प्रकार के संबंध है, आप पढ़ते चले आए हैं। जैसे पहला है विधायी संबंध, विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, और तीसरा वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध। तो इसका सबका संविधान में प्रावधान है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होता है भाग 11 से भाग 12 से, आर्टिकल 245 से 255 तक, फिर 256 से 263 तक, फिर 294 से और 264 से 293 तक। इसमें वित्तीय संबंध होगा 64 से 93, 56 से 63 प्रशासनिक संबंध होगा, 45 से 55 विधिक संबंध होगा। तो ये भारतीय संविधान इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति नहीं देंगे, प्रधानमंत्री नहीं देंगे, संसद नहीं देगा। इतना बड़ा मैटर है, हमारे संविधान के भाग 11 और 12 में दे दिया गया है। 245 से लेकर 300 तक इसका पूरा प्रावधान दिया गया केंद्र राज्य के संबंध में। पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जैसे हमारे भारत में केंद्र राज्य के संबंधों के लिए 3 सूची है, संघ सूची है, यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में इस समय 99 विषय हैं, राज्य सूची में इस समय जैसे 62 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो 52 विषय समवर्ती में है, राज्य में 62 है, संघ में 99 है। तो संघ सूची उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के मामले होते हैं और जिस पर कानून सीधे संसद के द्वारा बनाया जाता है। जैसे रक्षा के मामले हो गए, विदेशी मामले हो गए, जैसे बंदरगाह हो गया, समुद्री मार्ग हो गया, LIC हो गया, या RBI हो गया, या कोई भी अदर बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो जनगणना हो गया, नागरिकता हो गई, ये संघ सूची का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय मामले आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। इसमें 62 विषय हैं इस समय। जैसे आप कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन है, पुलिस व्यवस्था है, कारागार की व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था है, व्यापार है, LPG है, या पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये सब सारी चीज़ें राज्य सूची में आ जाएंगी। और समवर्ती सूची में जिस पर कानून राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, संसद भी बना सकती है। तो दोनों से जुड़ा हुआ जो होता है उसको हम लोग समवर्ती सूची से मानते हैं। हालांकि समवर्ती सूची में ज़्यादातर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी मामले को लेकर के संसद को कोई समस्या है तो फिर संसद का बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य का बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। इसमें न्याय व्यवस्था भी आ जाएगी, इसमें स्वच्छता भी आ जाएगा, इसमें नाप और तौल आ जाएगा, बाट आ जाएगा, और लेबर यूनियन आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, वन आ जाएगा, विवाह आ जाएगा, तलाक आ जाएगा, जन्म और मरण पंजीकरण आ जाएगा। तो इन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, वन जो है समवर्ती सूची का हिस्सा सही है, शेयर बाजार समवर्ती का नहीं है। शेयर बाजार जो है वो संघ सूची का हिस्सा है, ये संघ सूची का हिस्सा है, ये गलत है। डाक बैंक संघ का सही है, जन स्वास्थ्य राज्य का सही है, शेयर मार्केट संघ का है। तो यही मिल नहीं रहा है। इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सेकंड सही सुमेलित नहीं है। शेयर मार्केट जो है ये संघ सूची से, सेकंड ऑप्शन सही है।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था, बिल्कुल सही है। शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, तो इन सब को जो है बाट माप हो गया, इन सब को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आप कह सकते हैं इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये उपर्युक्त विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव, बाट और माप पहले ये राज सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये 18 से 20 क्वेश्चन लगभग आपको हमने बताने की कोशिश की है और आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत हम समझाने में जरूर सफल होंगे। अब अगला जो हम क्लास मेरी होगी वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी और उसमें हम कुछ टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।